शुरू है। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत इसकी शक्तियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है हमारी सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा है आपातकालीन शक्तियां। जब देश में सभी परिस्थितियां सामान्य होती हैं, अनुकूल होती हैं, और उस समय जब राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। और राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम निम्नलिखित शक्तियों को शामिल करते हैं। जैसे एक है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। दूसरी है विधायिका संबंधी शक्तियां। विधायिका संबंधी शक्तियां। तीसरी है हमारी न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। न्यायपालिका या इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। जो चौथी हमारी शक्ति है ये है हमारा सैन्य संबंधी शक्तियां। सैन्य संबंधी शक्तियां। और जो हमारी अगली शक्ति है राष्ट्रपति की, इसको हम कहते हैं वित्त संबंधी शक्तियां। इसको हम कहते हैं वित्त संबंधी शक्तियां। और जो अंतिम शक्ति है इसको हम बोलते हैं राजनयिक संबंधी शक्तियां। इसको हम कहते हैं राजनयिक संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं इसके अंतर्गत हम 6 शक्तियों को देखते हैं। और ये 6 शक्तियां हैं कौन कौन सी, एक बार समझिएगा इसको। जो पहली शक्ति है इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। जो दूसरी शक्ति है इसको हम कहते हैं विधायिका संबंधी शक्तियां। तीसरी है न्यायिक या न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। अगली है सैन्य संबंधी शक्तियां। पांचवा है हमारा वित्त संबंधी शक्तियां। और लास्ट है हमारी राजनयिक संबंधी शक्तियां। अभी इनके बारे में हम एक एक करके बताते हैं कि इसमें होता क्या है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि सामान्यकालीन में कौन कौन है और आपातकालीन शक्तियों में कौन कौन है। ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 3 शक्तियां शामिल हैं या 3 आपातकाल शामिल हैं। जैसे पहला आपात है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, या इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा हमारा है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, या इसी को कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसी को हम कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। और जो तीसरा है हमारा, इसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति 3 शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन या इसी को हम कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल।
ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इसमें जो 3 आपातकाल दिए गए हैं, ये किस तरीके से लागू होते हैं, क्यों लागू होते हैं, कितने समय के लिए लागू होते हैं, और जब लागू होते हैं तो उस समय देश में कंडीशन क्या होती है। ये जो राष्ट्रीय आपात है, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। जो राष्ट्रपति शासन है, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में, और जो वित्तीय आपात है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। तो यहाँ पर अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इन आपातकालों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है। तो यहाँ पर आप जानते रहिए कि अगर राष्ट्रीय आपात पूछा तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन पूछा तो अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात पूछा तो अनुच्छेद 360। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात के बारे में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ज्ञात हो जाए, यदि राष्ट्रपति को ज्ञात हो जाए या राष्ट्रपति को सूचना मिले कि भारत राज्य क्षेत्र में भारत राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी क्षेत्र विशेष में, अथवा किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण जैसे कोई भी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो गई है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्षेत्र विशेष में या पूरे भारत में जहाँ भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। और ये जो आपातकाल लागू होगा अनुच्छेद 352 के अनुसार। और ये जो आपातकाल लागू होता है, आपातकाल जब संसद हमारी शुरू होती है, संसद का सत्र जब हमारा शुरू होता है, तो इस आपातकाल संबंधी जो प्रस्ताव होता है, इसको 1 माह के भीतर पारित करवाना होता है। ये जो आपातकाल संबंधी जो प्रस्ताव होता है, आपातकाल संबंधी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर पारित करवाना होता है। 1 माह के भीतर इसको पारित करवाना होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है, तो अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला आपातकाल लगा था वर्ष 1962 में, जब भारत चीन का युद्ध हुआ। पहला आपातकाल लगा वर्ष 1962 में, जब भारत चीन का युद्ध हुआ। दूसरा आपातकाल लगा वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। और तीसरा आपातकाल लगा वर्ष 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक के लिए लगभग 21 माह के लिए भारत में आपातकाल को लागू किया था।
तो यहाँ पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो आपातकाल लागू हुआ था वो अब तक भारत में कितनी बार लागू हुआ है। तो अब तक भारत में आपातकाल लागू हुए हैं 3 बार। भारत चीन के युद्ध के समय वर्ष 1962 में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय वर्ष 1971 में, और इंदिरा गांधी ने भारत में ही आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर वर्ष 1975 से 77 के बीच तक आपातकाल लगाया था। इस तरीके से वर्तमान में कहा जा सकता है कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। दूसरा पोर्शन है हमारा राष्ट्रपति शासन। ये जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन को क्यों लगाया जाता है, किस आधार पर लगाया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है कि हमारे जो राज्य हैं, राज्यों की सरकारें हैं, इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य की सरकार, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं करती है या प्रावधानों से बाहर जाकर काम करते हैं, बाहर जाकर कार्य करती है, अर्थात कहा जा सकता है कि संबंधित राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, संवैधानिक तंत्र यहाँ पर हो गया है विफल। संवैधानिक तंत्र यहाँ पर विफल हो गया है और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर संबंधित राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। विफल होने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। जो कि राज्य का राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति को पत्र के माध्यम से सूचित करता है कि संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जो सरकारी मशीनरी है, जो राज्य है वह संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में संबंधित राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात में एक बात की समानता है, एक चीज़ की समानता है कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और यह अधिकतम 3 बार तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार बढ़ाया गया तो 1 वर्ष के लिए, पुनः अगली बार बढ़ाया जाएगा तो पुनः 1 वर्ष के लिए, और पुनः अगली बार बढ़ाया जाएगा तो पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और अधिकतम 3 बार के अतिरिक्त चौथी बार इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपातकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कुल 3 बार बढ़ाया जा सकता है। और 3 बार कितने कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जो हमारा तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। और हमारा जो वित्तीय आपातकाल है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अभी हमने बताया
कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। इसमें प्रावधान किया गया है या वित्तीय आपातकाल के सेक्शन में कहा गया है कि अगर भारत राज्य क्षेत्र में अथवा भारत के किसी क्षेत्र विशेष में पैसे से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो यहाँ पर भारत राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात लगा सकता है और इस लगाए गए वित्तीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर पारित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में वित्तीय संकट उत्पन्न होने की दशा में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात लगाया जा सकता है और ये जो वित्तीय आपातकाल है, ये वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रस्ताव को संसद से 2 माह के भीतर क्या होना चाहिए? 2 माह के भीतर पारित होना चाहिए, अन्यथा यह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। और जब भारत राज्य क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। यहाँ पर एक चीज़ एक बार पुनः इसको समझिएगा और समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल ठीक ठाक बनते हैं। ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, इसमें कुल कितनी शक्तियाँ हैं? इसमें कुल 3 शक्तियाँ हैं। पहली है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन, तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। और ये जो राष्ट्रीय आपात है इसको लगाने का आधार क्या है? तो इसमें कहा गया है कि यदि पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में यदि आंतरिक अशांति जैसा कोई माहौल हो, सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियार के साथ कोई विद्रोह हुआ हो, या किसी अन्य देश के द्वारा भारत पर आक्रमण करने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है वह होता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। और ये जो आपातकाल लागू होता है इसको एक वर्ष करके हम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और अब तक भारत में आपातकाल लगाए जा चुके हैं 3 बार। पहली बार लगाया गया था
वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था वर्ष 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और तीसरी बार आपातकाल लगाया गया वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक, और ये आपातकाल चला था लगभग 21 माह तक। दूसरा हमारा है राष्ट्रपति शासन। इसी को हम कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। जैसे इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई राज्य है वह काम कर रहा है, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा राज्य है जो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं काम कर रहा है, संविधान में दिए गए अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है, तो जो संबंधित राज्य का राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि संबंधित राज्य का जो शासन प्रशासन है संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रपति जांच पड़ताल के बाद संबंधित राज्य के सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो संबंधित राज्य का शासन कौन करता है? संबंधित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति के नाम से कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का शासन कौन करता है, और ऑप्शन में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम राज्यपाल को ना लगाकर लगाएंगे राष्ट्रपति को। और अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे राज्यपाल को। कंडीशन को समझिएगा। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका जो शासन प्रशासन होता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति करता नहीं है, राष्ट्रपति के नाम से करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। और क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता रहता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों का शासन कौन चलाता है? अगर ऑप्शन में एक साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों हो तो हम लगाएंगे राष्ट्रपति को, और अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, केवल राज्यपाल है, तो हम लगाएंगे राज्यपाल को। और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का आधार क्या है? तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का आधार है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में क्या लगाया जाएगा? उस राज्य में लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। क्लियर हुआ? और लास्ट हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। और ये जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल में कहा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता है कि भारत राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी क्षेत्र विशेष में पैसे से संबंधित कोई संकट है, कोई वित्तीय संकट है, तो राष्ट्रपति संबंधित क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में या पूरे भारत में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। और जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के वेतन और भत्ते में से कटौती की जा सकती है। और जो वित्तीय आपातकाल होता है लागू होने के बाद जब हमारे संसद का सत्र शुरू होता है, तो संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 2 माह
माह के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या करना होता है, पारित करना होता है। तो वहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या करना होता है, पारित करना होता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और इसको लिख लीजिएगा। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में। और राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं, बहुत ही विस्तृत शक्तियां हैं इसमें राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्ति हमने आपको लिखा है सामने, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। जो दूसरी शक्ति है इसको हम बोलते हैं विधायिका संबंधी शक्तियाँ। जो तीसरी है इसको हम बोलते हैं न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। और जो चौथी शक्ति है इसको हम बोलते हैं सैन्य संबंधी शक्तियाँ। और जो 5वीं शक्ति है इसको हम बोलते हैं वित्त संबंधी शक्तियाँ। और जो 6वीं शक्ति है इसको हम बोलते हैं राजनयिक संबंधी शक्तियाँ। तो एक एक करके इसको हम डिटेल में देखते हैं कि किस शक्ति में कहा क्या गया है और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, चीज़ें बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझना। और यहाँ से शब्दों से ही अर्थ निकलेगा और इसी अर्थ से ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से आप समझिएगा कि हमारा राष्ट्रपति क्या करता है, कार्य करता है। विधायिका का मतलब होता है, विधि का मतलब होता है कानून, विधि का मतलब होता है कानून। और यहाँ पर विधायिका से मतलब है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में जब हमारा राष्ट्रपति इन्वॉल्व होता है उसमें, तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम शामिल करते हैं विधायिका संबंधी शक्तियों में। तो इसमें हम एक एक करके देखते चलते हैं कि किस शक्ति में क्या कहा गया है। पहला हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ये जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, या कह सकते हैं एक शब्द में कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आयोग हैं, जितने भी समितियां हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति और उनके सदस्यों की नियुक्ति, इन सभी लोगों की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी लोगों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और यह जिस शक्ति के अंतर्गत नियुक्ति करता है उस शक्ति को हम बोलते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों को हम किस शक्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति कितने लोगों की नियुक्ति करता है या किन किन आयोगों और के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह दिया गया है राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों को राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, या कह सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, परीक्षक की नियुक्ति इत्यादि करके आप जितने भी आयोगों के अध्यक्ष, समितियों के अध्यक्ष और जितने भी लोगों की नियुक्तियां होती हैं उन सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य पिछड़ा कल्याण वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति इत्यादि जितनी भी होती है उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और ये सभी नियुक्तियां किस शक्ति के अंतर्गत की जाती हैं? वे सभी नियुक्तियां की जाती हैं राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत।